नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। संविधान को लेकर के मैंने आपको कल बताया था कि हम पूरा कोर्स एक वीडियो में मैराथन के रूप में कराएंगे, तो वही आज के इस वीडियो में देखेंगे। संविधान से रिलेटेड जो इसकी पहले की चीजें थी वो हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हम जो संवैधानिक विकास होता है, अलग अलग चार्टर अधिनियम होते हैं, ये हम एक वीडियो में देख चुके थे। ये वाला वीडियो नहीं देखा हो आपने तो साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज के इस मैराथन क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, तो कैसे क्या संविधान का निर्माण हुआ, सभी तारीख हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, सभी समितियां, कहां से कौन सा संविधान लिया गया, कितने संविधान संशोधन, सूचियां, साथ ही साथ इसमें क्या क्या आपके संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी अनुसूचियां जो शामिल की गई हैं, और उसके साथ साथ सारे भाग अनुच्छेद जो जो इम्पोर्टेंट हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, प्रधानमंत्री और जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकते हैं वो सब। तो इतनी सारी चीजें हमने ढूंढ ढांड के आपके लिए निकाली है कि इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक शेयर करके ढेर सारा प्यार अपना अवश्य दिखाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा की। देखिए, संविधान सभा की जब बात करते हैं, निर्माण निकाय की, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो टोटल आपकी 389 सदस्यों की संख्या थी। इसमें से ही जो 389 सदस्य थे, इसमें से ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधि ब्रिटिश के थे, तो 292 थे, और 4 चीफ कमिश्नर के थे, और 93 जो थे इसमें से वो देसी रियासत के थे। अगर ज्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन बन जाता है तो महिलाओं की संख्या भी इसमें से पूछी जा सकती है, तो 15 टोटल महिलाओं की संख्या थी। बात करते हैं कितना समय लगा इसको बनने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और कितने टोटल अधिवेशन लगे, तो 12 अधिवेशन इसमें टोटल लगे। और अगर बात करते हैं कितना रुपया खर्च हुआ, तो 63 लाख रुपए इसमें जो है वो खर्च हुए। कैबिनेट मिशन की सदस्यों की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन आया कब था, तो 1946 में आया था। आया क्यों था, तो ये बेसिकली आया था भारत में संविधान निर्माण करने के लिए, जो तरीके हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए कि कैसे क्या ये बनेगा संविधान। इसी कैबिनेट मिशन में 3 जो है आपको सदस्य देखने को मिलेंगे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इस समिति के ये 3 सदस्य थे, और पैथिक लॉरेंस जो है वो इस समिति के अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे। तो ये इसमें से अध्यक्ष थे। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो बी.एन. राव का नाम देखने को मिलता है। अब डायरेक्ट बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तारीख हैं उनकी। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण तारीख है आपकी 6 दिसंबर 1946 की, जहां पर संविधान सभा की स्थापना हुई थी। जस्ट 3 दिन बाद आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान जो सभागृह, आज की अगर बात करें तो संसद भवन सेंट्रल हॉल है, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन तारीखों से बनते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 6 दिसंबर 1946। फिर पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा को संबोधित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। इसी पहली बैठक में इन्होंने संबोधित किया था। और इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है वो बनाया गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष तो ये बन गए। जस्ट 2 दिन बाद देखेंगे तो 9, 10, 11 दिसंबर 1946 को फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए थे, और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए थे इसी में। तो आपको यह पता होना चाहिए संविधान सभा की पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 की अगर बात करें तो ये 13 दिसंबर से अब डिफरेंस है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। यानी आजादी मिलने वाली थी, अगस्त 1947 में मिली थी, उससे जस्ट 1 महीना पहले जाएंगे, तारीख 22 जुलाई की याद रखिएगा। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था संविधान सभा ने 22 जुलाई को। 15 अगस्त 1947 आप सभी जानते हैं भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, और भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक देश बन गया था। 15 अगस्त के बाद सीधे 29 अगस्त पे आते हैं, तो यहां पर मसौदा समिति बनी थी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके और कौन कौन से सदस्य थे, इसमें कन्हैयालाल मुंशी जी का नाम देखने को मिलता है, मोहम्मद सादुल्ला है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, एन माधव राय हैं, टी कृष्णामचारी हैं जिनका नाम डीपी खेतान है बाद में,
जिनका नाम नहीं, इनके बारे में आप कहेंगे जो टी कृष्णामाचारी हैं, 1948 का टाइम था, तो जो डीपी खेतान जी थे, इसी मसौदा समिति के सदस्यों में से थे, इनकी जो है एक्चुअल में हो गई थी मृत्यु, और मृत्यु के बाद जो है टी कृष्णामाचारी इनकी जगह बने थे, तो इनको शामिल कर लिया गया था बाद में। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की विभिन्न प्रकार की जो सलाहकार समितियां थी उसके सदस्य ऑलरेडी रह चुके थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी लास्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी, तो टोटल इस प्रकार से 7 लोग यहाँ पर इसमें थे। फिर अगले डेट की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949, इसमें क्या हुआ था, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था और उसकी कुछ धाराओं को भी जो है वो लागू किया गया था। अब आप ये देखिए कि संविधान को जिस दिन स्वीकार किया गया 26 नवंबर को, इसी तारीख को ही आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, उससे आप तो 2-3 महीना पहले जाएंगे 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को स्वीकार कर दिया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 की बात करें, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, तो यहां पर हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। यही सारी डेट सीधे सीधे पूछी जाती हैं। संविधान सभा की पहली बैठक ऊपर देख चुके हैं, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भागों के साथ इस पर हस्ताक्षर हुए थे और सबने इसको स्वीकार किया था, और फिर संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950। तो ये जितनी भी डेट आप देख रहे हैं ये आपको एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए। फिर पूछा जाता है पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। भारत में आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे, और ये अगस्त 1947 में देश की आजादी के बाद लोकसभा के पहले चुनाव जो है वो थे। तो कब से कब तक, 1951 से 52। संविधान सभा द्वारा कुछ कमेटियां गठित की गई, उनकी बात करते हैं। तो इसमें नियम समिति की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति बहुत पूछी जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। रियासत समिति या देसी रियासत से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। झंडा समिति बहुत पूछी जाती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। यही चीज मैंने अभी बताया भी था ऊपर, इनके द्वारा ऑलरेडी बहुत सी समितियों की अध्यक्षता की गई थी। यही एक कारण भी था कि मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। उसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ समितियां हैं जिनके नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत, कौन सा जो उपबंध है कहां से लिया गया है। जैसे जर्मनी से अगर बात करते हैं तो यहां से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। मैंने आपको एक बार ट्रिक से बताया भी था, जर्मनी को जामुन पेड़ से आप जोड़कर देखिए। जैसे जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर आप चढ़ते हैं ना, और अचानक से पेड़ से गिर जाए आप, तो क्या हो जाएगी स्थिति, आपातकालीन स्थिति हो जाएगी। तो आपातकालीन संबंध कहां से लिए गए, जामुन या जर्मनी से लिए गए। सोवियत संघ या रूस से आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य लिए गए, मूल कर्तव्य कह लीजिए, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। अब इसको भी ट्रिक से जोड़ सकते हैं, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, अगर कोई रो रहा हो तो उसको दिलासा दिलाना कि भैया चुप आ जाओ, तो रूस को रोने से जोड़ लीजिए, और मूल कर्तव्य का हमारा मूल कर्तव्य क्या है कि उसको चुप कराना। तो सोवियत संघ या रूस से मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए। जापान की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहां से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो न्यायिक पुनरावलोकन का, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आपका, और ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन अलग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की ही न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति होती है, इस चीज को समझिएगा, तभी कॉमा केवल यहां पर लगा है, वहां नहीं लगा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ये सभी लिए गए हैं। और इसमें क्या है, मौलिक अधिकार में भी, अमेरिका में भी देखिए मैं करके आता है, मौलिक में भी मौ करके आता है, ऐसे थोड़ा सा जोड़ करके याद रख सकते हैं अगर याद करने में कंफ्यूज होती है। कनाडा की बात करते हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास यहां पर हैं, और संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा पूछा जाता है समवर्ती सूची, तो इसमें ही बता चुके हैं, यहां से लीजिए औ और यहां से लीजिए सम, औसम शब्द आपका बन जाएगा। औसम जो है इससे आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। इसके बाद आयरलैंड से बहुत पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो यहां से संविधान संशोधन लिया गया है। ब्रिटेन से बात करते हैं तो एकल नागरिकता है, संसदीय प्रणाली है, विधि का शासन है। विधि का शासन क्या होता है, विधि का शासन होता है सभी पर समान रूप से लागू होना, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कानून सभी के समक्ष समान है।
बाकी एकल नागरिकता ज्यादातर पूछा जाता है तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए ब्रिटेन में भी 10 नंबर आ रहा है और एकल में भी 1 नंबर आ रहा है, ऐसे जोड़कर याद सकते हैं, इधर 10 है उधर 1 है। तो कभी भी अगर आप 4 भी ट्रिक से याद किए हैं ना तो पांचवा तो आप ऑप्शन से निकाल ही लेंगे। बढ़ते हैं अब हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन कौन से का पड़ा था? अधिनियम 1935 का पड़ा था। ये हम पढ़ा चुके हैं सारे, 1935 वाला, 1909 वाला, वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों की। इसके अलावा जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ढेर सारी मेहनत आपके लिए की, एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो पहली अनुसूची की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या बात की गई है? देश की बात की गई है और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि इसमें देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। आपको पता है कि जो 2 नंबर है, कहते हैं ना कि ये कमाई 2 नंबर की है, तो ऐसे वेतन को 2 नंबर से जोड़कर याद रख सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या आता है? वेतन आता है। तो जब भी वेतन मिल रहा है तो उसमें 2 नंबर की कमाई है, ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। तो वेतन, भत्ते, पेंशन ये दूसरी अनुसूची में आता है। तीसरी अनुसूची में देखेंगे तो शपथ आता है। शपथ में कितने शब्द हैं? 1 2 3, 3 शब्द हैं। तो शपथ ये किस में आता है? तीसरी अनुसूची में आता है। इसीलिए हमने ब्लैक कलर से लिख भी दिया है ताकि आपको समझ में भी आता रहे। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची में जो जनजातीय प्रशासन है वो किसका है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एटीएम करके ट्रिक है, एटीएम और एम से कुछ भी लगा लीजिए, एटीएम मेरा, एटीएम मम्मी, कुछ भी। तो छठी अनुसूची में एटीएम एम करके आता है, यानी कि असम ए से हो जाएगा, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। तो ये जनजातीय प्रशासन इनके लेकर के बात की गई है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सातवीं में है। आपने एक मूवी देखी होगी सत्ते पे सत्ता, उसमें शायद 7 भाई होते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? सातों में विभाजन होती है। तो ऐसे ही 7 से जोड़कर याद रख सकते हैं, यहां भी बंटवारे की बात की गई है। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें 3 सूचियों का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। और वो कौन कौन सी है? वो आपकी संघ सूची है। संघ सूची में आपको पता है कि सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता है या तो संसद के पास होता है। संविधान लागू होते समय इसमें कितने विषय थे? टोटल 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो लगभग 100 विषय हैं। इसमें कौन से विषय आते हैं? क्वेश्चन इनसे बनता है। आपको दे देगा कि रक्षा कौन से विषय में आता है, तो आपका इस संघ सूची में आता है। विदेश नीति संघ सूची में, युद्ध है संघ सूची, रेल है, डाक है, मुद्रा है, बैंकिंग। यहां तो केवल कुछ ही लिखे हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, पर यहां पर 100 ऐसे विषय हैं जिनमें से जो मेन मेन है वो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। आप इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें केंद्र सरकार या संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। जैसे रेल है तो कोई राज्य की तो रेल होती नहीं है, ऐसा तो है नहीं उत्तर प्रदेश अपनी ट्रेन अलग चला रहा है, वो तो पूरी चलती है केंद्र स्तर पर। तो ऐसे भी चीजों को आप दिमाग लगाकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें जो भी दिए गए विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल के पास जो है वो होता है। ये कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती है, ये कारण होता है। आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, लेकिन वो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक ही केवल मान्य होता है। ये टाइम पीरियड कई बार पूछा जाता है, तो 6 महीने का होता है केवल टाइम पीरियड, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद संविधान के लागू होते समय इसमें कुल कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे पुलिस है, जेल है। जैसे देखते हैं ना पुलिस में यूपी पुलिस अलग है, एमपी पुलिस अलग है, सेम इसी प्रकार जेल है, स्थानीय शासन है, कृषि है, ये सब आपके कृषि आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कृषि भी राज्य सूची में आ रहा है। तो ये सभी विषय जो कि राष्ट्रीय हित के नहीं है, राज्य के स्तर पर होते हैं, इसमें आ जाएंगे। फिर बात करते हैं संवर्ती सूची। इस पर क्या होता है? इसमें केवल उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है। जैसे कि यहां पर ये भी समझिए, इसमें विधानमंडल, राज्यों की जब बात होती है तो विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद भी इसमें कानून जो है वो बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून अगर विपरीत हुए तो उस कंडीशन में संसद का ही कानून मान्य होता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। संवर्ती सूची मैंने बता दी, ऑसम शब्द से कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, संविधान के लागू होने के समय संवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ये हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसमें 5 घट चुके थे, इसमें 5 बढ़ गए थे। यहां पर आपको मैंने ऊपर भी बताया ना कि यहां पर 66 से 61 5 घट गए थे, और यहां पर आप देखेंगे तो 47 से 52 5 बढ़ गए थे। इसमें कौन कौन से विषय हैं जिसमें दोनों लोग बना सकते हैं कानून? तो विवाह है आपका, तलाक है आपका, शिक्षा आपसे बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, बिजली है, वन है आपका। तो ये सब आपके संवर्ती सूची में आ जाएंगे।
और ये वैसे वन वगैरह भी पूछे बहुत जाते हैं, वैसे तो ये पांचों याद रखिएगा, ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। हमें याद रखना है कि तीनों अनुसूचियों को लेकर के, तीनों सूचियों को लेकर के जो बात की गई वो सातवीं में की गई है, सातवीं में ही बंटवारा है, ये चीज भी हम बता चुके हैं। आठवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया? आठवीं अनुसूची में। जब संविधान लागू हुआ था तब आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तब 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं? इसमें 22 भाषाएं। समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, वो संविधान संशोधन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 1966 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को सबसे पहले आपका जोड़ा गया है। उसके बाद 1992 में अगर बात करें तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसके लिए ट्रिक मैंने कई बार बताई प्रैक्टिस सेट में कि ना से आपका नेपाली हो जाएगा, तो यहाँ एन लिख लीजिए, मणिपुरी में आपका एम हो जाएगा और कोंकणी में आपका के हो जाएगा, तो क्या बन गया? नमक शब्द बन जाता है। तो ये तीन भाषाएं जो जुड़ी हैं, नमक करके जोड़कर याद रख सकते हैं। 1992 में 71 संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद बात करते हैं 2003 की, तो इसमें क्या हुआ था? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या बनता है? यहां पर आपका मैथिली के लिए एम, संथाली के लिए एस, डोगरी के लिए डी और बोडो के लिए जो है आपका बी। अब एमएसडी आप जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, तो वो बैट्समैन तो है ही बहुत अच्छे, तो महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन करके याद रख सकते हैं। तो ये आपकी चार भाषाएं आप याद रख सकते हैं 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। बाकी इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है तो इनको लेकर के आप जोड़कर याद रख सकते हैं संविधान संशोधन को, कि 2003 में कभी मैच हुआ था और 92 नंबर, ये 92 जो रन है वो इन्होंने हासिल किए थे, तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन। ऐसे महेंद्र सिंह धोनी जी की बैटिंग को ऐसे जोड़ करके आप याद रख सकते हैं, तो एटलीस्ट कभी आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नौवीं अनुसूची की। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है, और आपको पता है संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया था। 9, 10, 11, 12, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मूल संविधान की बात करेगा तो 8 अनुसूचियां थी, पर वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां। तो 9, 10, 11, 12 जो चार अलग से जोड़ी गई हैं, कब जोड़ी गई हैं, उसके अंदर क्या प्रावधान है, वो इसको आपको याद रखना है। तो संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया कह सकते हैं, या भूमि सुधार संबंधित भी एक लाइन में, अगर एक लाइन में याद रखना है। बाकी इसमें न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम जो है वो आते हैं। ये हो गया नौवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। दा से 10वीं, दा से दल बदल, कई बार बताया है। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है ये जोड़ी गई है। और अगर बात करते हैं इसमें क्या है, तो सीधे दल बदल, मैं बता चुका हूं कि एक ही पार्टी के लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे, इसीलिए इसको लाया गया था कि आप ऐसे इधर से उधर नहीं जा सकते, उसको रोक लगाने के लिए। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान जो है आपका किया गया है, और पंचायतों के प्रावधान के साथ साथ किसमें जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए यहां पर 52 है 1985, अब यहां पर जो है वो 73 के बाद सीधे 74 आता है, तो 73, 74, 1992, 1993, इतना अंतर है। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ, इसमें जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में है क्या? तो मैंने बता दिया, पंचायती राज से संबंधित है। और कई बार ये भी मैंने बताया है कि एक ऐसे लिखिए और एक ऐसे लिखिए, तो ये दो लोग हो गए, ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं? ये लोग दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, कहते हैं ना बातचीत करें, पंचायत लगाएं, तो वन और वन ऐसे करके पंचायत को याद रख सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कितने विषय हैं, तो आपके इसमें टोटल 29 विषय जो है वो शामिल किए गए 11वीं अनुसूची में। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान जो है वो किया गया है, और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जो है वो दी गया है, यानी जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन। ऊपर 1992, ये 1993, लागू वो भी 1993 में हुआ है, बस आपको 73, 74 में ध्यान रखना है। अब इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, और 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास में कितने विषय हैं? तो टोटल 18 विषय जो है वो शामिल है। 11वीं में कितने विषय थे? 29 विषय शामिल थे। अगर ऐसे कंपेयर करके याद करेंगे तो याद रहेगा। तो ये हमारे हो गए सारी अनुसूचियां। अब बढ़ते हैं हम संविधान के भाग की तरफ। तो संविधान के अगर भाग की बात करें तो टोटल कितने भाग हैं? तो टोटल ये आपके 22 भाग हैं। इस 22 भाग की अगर बात करते हैं
तो आपका सबसे पहला जो भाग है वो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद आता है। दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद आता है। तीसरा भाग मूल अधिकार है, जो कि 12 से 35 आपका अनुच्छेद आता है। चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व है, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं, 36 से 51 है। मौलिक कर्तव्य को अलग से जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को 4A में 51A के तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ है 52 से 151। 6 की बात करें तो इसमें राज्य है 152 से 237। साथ में इसको आपको अनुच्छेद जरूर पता होना चाहिए, इससे आपको प्रश्न करने में हेल्प होगी। मान लीजिए राज्यपाल से संबंधित कोई अनुच्छेद आ गया, तो आपको ये तो पता है कि राज्य का किससे किसके बीच में है, तो आपको अंदाजा लगाने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार राज्य की बात करें, भाग बाद 238 करके है, वो आपका साथ में आ जाएगा। 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो जो रेड कलर से लिखे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको रेड कलर से लिखा है। जो ब्लैक से लिखे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे सारी चीजें डिफाइन होती हैं। फिर बात करते हैं इसके बाद 8 की, तो संघ राज्य क्षेत्र को लेकर के बात की गई है। 9 की बात करते हैं, बहुत पूछा जाता है, पंचायत को लेकर के बात की गई। भाग 9 में पंचायत है, और 243 से लेकर 243 ओ तक, ये 2430 मत पढ़ लीजिएगा, ये ओ लिखा है लेटर, आप नीचे भी देखेंगे पीजी करके लिखा हुआ है, तो ये 243 से 243 ओ। उसके बाद भाग 9A की बात करते हैं, तो इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आपका है। उसके बाद सहकारी समितियों की बात करते हैं, तो ये आपका इसी भाग 9 के अंतर्गत बी है, जिसमें सहकारी समिति आती हैं 243। ये जेड टी वैसे इतना पूछा नहीं जाता, आपको मेन पता होना चाहिए कि नगर पालिका किसमें है, सहकारी समिति किसमें है, ऐसे करके। भाग 10 की बात करते हैं, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है, 244 से 244A। भाग 11 की बात करते हैं, तो संघ राज्य संबंध को लेकर के बात किया गया है। 12 की बात करते हैं, वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध की बात की गई है। 13 की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य की बात की गई, 301 से 307। 14 की बात करते हैं, तो संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। 14A की बात करते हैं, तो ट्रिब्यूनल की बात की गई है। भाग 15 बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमने रेड से ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, कि उसमें तो कोई चॉइस नहीं है कि आपको छोड़ना ही नहीं है। तो इसमें आर्टिकल है 324 से 329A। बाकी इसके बाद जो 15 का बाद 16 है, इसमें विशेष उपबंध है। 17 की बात करते हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है, राजभाषा 343 से 351 के बीच में है। उसके बाद है आपका 18, जिसमें आप देखेंगे तो आपात उपबंध की बात जो है वो की गई है, 352 से 360, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 19 की बात करें, विविध है, पर भाग 20 में बहुत पूछा जाता है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि। तो जितने भी रेड कलर से देख रहे हैं, इनको जरूर से जरूर आपको याद रखना है, और ये जो ब्लू कलर से वो भी। अब बात करते हैं, भाग हमारे 22 भाग हो गए, अब बात करते हैं अनुच्छेद की। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं वो केवल महत्वपूर्ण लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट होते हैं। और इन्हीं आर्टिकल में हमने पहले 51A तक ही लिखे हैं, समझिएगा इस चीज को। उसके बाद हमने पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग ही जो भी आपका अनुच्छेद है उसको साथ में रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले केवल शुरुआत के 51 का तक जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। तो पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में आएगा। भाग 2 में क्या है, राज्यों का निर्माण या स्थापना आती है। अनुच्छेद 3 में, भाग नहीं, अनुच्छेद 3 में क्या आता है, 2 में ये हो गया। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया यदि बाहरी राज्य भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो कैसे उसे शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या है, किसी राज्य के नाम क्षेत्र निर्माण का प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता है। 16 में क्या है, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाए। 17 में क्या है, अपरिष्टता का उन्मूलन है। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है, ये चीज बता चुके हैं प्रैक्टिस में कई बार। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। 21A में क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 25 में क्या है आपका, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम कर सकते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 में है। 31C में क्या है, कुछ निर्देशक जो सिद्धांत है उनको प्रभावी करने वाली विधियों की संख्या की बात की गई है। 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार बात किए गए। मौलिक अधिकारों के लिए जो रिट जारी किए गए ना, वो 32 में आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। 38 में क्या है, राज्य लोगों के जो कल्याण है उनको बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना। एक यहाँ 39 वाला नहीं लिखा है, कई प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा है, वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई इसमें भेदभाव है।
ये आप 39 डी करके है, 39 भी याद रखेंगे तो काफी होगा, ऑप्शन में आएगा तो आप कर ले जाएंगे। फिर 40 वाला बहुत पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, आपका ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है 40। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता 44 में है, ये पूछा जाता है। 44 मैंने कहा ना, एक को 4 रोटी दें, दूसरे को 4 रोटी, तो क्या है, समान नागरिक संहिता से जोड़कर याद रख सकते हैं। 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो कमजोर वर्ग है उनके लिए शैक्षिक या आर्थिक हित को बढ़ावा देना। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और 51 ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो इतने ही हम खाली सीरियल से देखेंगे, अब अनुच्छेद देखेंगे आगे भी, परंतु उनके साथ साथ देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो जितने राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके आर्टिकल है वो इनके साथ देखेंगे। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो इनका वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब से कब तक रहे थे, 1950 से 1962 तक रहे थे। एज क्या होती है मिनिमम राष्ट्रपति के लिए, तो 35 साल होती है। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। वर्तमान में कौन है, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। आपको यह पता होना चाहिए कि 52 आर्टिकल इनसे संबंधित है। 52 से स्टार्ट होकर के आपका जाता है, कहां तक जाता है, मेन तो 63 तक है, परंतु आगे भी हैं उससे अनुच्छेद संबंधित, तो एक साथ ही हमने सारे रखे हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है कि राष्ट्रपति का एक पद है उसको बताया गया है। 53 में क्या है, इसकी शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य को लेकर के बात की गई है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के किसमें बात किया गया है, 54 में। 61 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें बताया गया है, 61 में बताया गया है। 72 में क्या है, 7-2 बताया ना, क्षमा करने की शक्ति को लेकर के, कि ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्र किसी की फांसी हो जाए तो क्या कहता है, कोई तो मेरा साथ दो, 7-2 से 7 और 2, तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति। 85 आर्टिकल कहता है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर लोकसभा का विघटन करने की शक्ति, ये अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास है, तो लोकसभा का विघटन कर सकता है पर प्रधानमंत्री उसमें हेल्प करेगा। आर्टिकल 123 बहुत पूछा जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3 क्रम से है, याद रहेगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 123। 143 अगर बात करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखता है, तो ये आप याद रख सकते हैं 143। तो ये सारे आर्टिकल हो गए राष्ट्रपति से संबंधित। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की जब बात करते हैं तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कब से कब तक थे, 1952 से 1962 तक थे। कितनी मिनिमम एज चाहिए होती है उपराष्ट्रपति के लिए, 35 साल। राष्ट्रपति में भी 35, इसमें भी 35। दूसरी चीज पूछी जाती है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। फिर बात करते हैं चुनाव की, तो सेम चुनाव की प्रक्रिया यहां भी आप देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली। वर्तमान में कौन है आपके उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं आर्टिकल की, तो सबसे पहला 63 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, जिसमें यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 63 तक है। 64 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में, मैंने बताया ना कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन, उपराष्ट्रपति, ये तो कौन से आर्टिकल में है, 64 में है। और इनके कार्य जो है करेंगे वैसा इसमें 64 में बताया गया है। तो मेन 2 ही आर्टिकल है उपराष्ट्रपति से संबंधित, और कोई नहीं है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री की तरफ। आप देखेंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो आप यहां पर मेन इंपॉर्टेंट देख पाएंगे। सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कब से कब तक रहे, 1947 से 1964 तक रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरे की बात करते हैं पॉइंट की, कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहे, तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा जी। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी। पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी जी। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री जो है वो आपके कौन रहे, तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। सबसे कम उम्र के अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन रहे, तो राजीव गांधी जी जो है वो रहे। सबसे कम अवधि की अगर बात करें, सबसे कम दिनों तक कौन रहे थे, तो 13 दिन के लिए मात्र रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। वर्तमान में अगर आप सभी जानते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आपको पता है इनकी नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री की, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। अगर बात करते हैं अब इनके आर्टिकल की, तो 74 से स्टार्ट होता है।
74 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद जो है उसके गठन की लेकर के व्याख्या की गई है। यहां पर देख रहे हैं तो उल्लेख प्रधानमंत्री का नहीं किया गया, पर प्रधानमंत्री सीधे सीधे संबंधित होता है मंत्रिपरिषद से, तो मंत्रिपरिषद को लेकर के 74 में बात की गई है। और इसी जस्ट अगले में 75 में कहा गया है कि इसी मंत्रिपरिषद का प्रमुख के रूप में कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आते हैं ना, ये जल मंत्री हैं, ये आपके परिवहन मंत्री हैं, तो वो सब मिल करके मंत्रिपरिषद बनता है। तो उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन, तो वो प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री के दो प्रमुख आर्टिकल थे, बस याद रखिएगा। अब बात करते हैं संसद की। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर थोड़ी भी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने हमेशा ही एक छोटा सा लक्ष्य रखा है लाइक का। जैसे नॉर्मल अगर कोई पीडीएफ होती तो 500 लाइक, ज्यादा बड़ी पीडीएफ है, ज्यादा मेहनत की है तो 1000 लाइक। तो यहां पर हम पीडीएफ के लिए भी आपको बता देते हैं कि जैसे ही 1000 लाइक होंगे कंप्लीट, ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और आपने देखा भी होगा टेलीग्राम चैनल पर हमने काफी पीडीएफ ऑलरेडी भेज भी रखी है, जिसमें बिहार स्पेशल वाली भेज दी थी हमने, और स्टार्टिंग के जो मॉडल पेपर कराए थे विद आंसर, वो सब ऑलरेडी हम भेज भी चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ कह दिया और भेजा नहीं है, भेजा भी है। आप चाहें तो जाकर के टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। और सब बात करते हैं संसद की। भेजने को ऐसा नहीं कि भेज नहीं सकते, भेजने को तो पीडीएफ भेज ही सकते हैं। मेन थोड़ा सा ये रहता है कि ढेर सारी मेहनत हमने की, थोड़ी सी एक्सपेक्ट आपसे भी करते हैं। लाइक करने में कोई रुपए तो लग नहीं रहे, तो लाइक तो हर व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए। तो संसद की बात करते हैं। आर्टिकल 79 संसदीय व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए, इसकी एक होती है ट्रिक, वो होती है सरला करके। तो सा से आपका संसदीय हो जाएगा संसद को लेकर के, रा से आपका राज्यसभा हो जाएगा, और ला से आपका लोकसभा हो जाएगा। तो सरला ऐसे करके आपका ये ट्रिक होती है 79, 80, 81। तो संसदीय व्यवस्था 79 में है। 80 में आपका राज्यसभा है। राज्यसभा की जब बात होगी तो ये आपका एक उच्च सदन है। अधिकतम इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदन है, 245 सदस्य हैं। ये आपका एक स्थायी जो है वो सदन के रूप में जाना जाता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष के लिए होता है, और 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आपके अवकाश लेते हैं। फिर बात करते हैं 81 अनुच्छेद, जिसमें बात की गई है लोकसभा की। लोकसभा की जब बात होगी तो इसमें निम्न सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, उच्च सदन। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी। और लोकसभा में आपके अधिकतम सीटों की संख्या जो, जैसे यहाँ राज्यसभा में, ऐसे लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो 552 निर्धारित की गई, जिसमें से 530 होते हैं राज्य के प्रतिनिधि, और 20 होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और 2 होते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के, जो अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो 543 सीटें देखने को जो है यहाँ पर मिलती हैं। बाकी अभी 2 जो हटे हैं कौन से संविधान संशोधन से, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। अनुच्छेद 100 की बात करते हैं। तो किसी भी मुद्दे पर अगर मतदान में ड्रॉ हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, अध्यक्ष जो होगा लोकसभा या राज्यसभा का, उसी का मत निर्णायक होगा। ये आपका अनुच्छेद 100 में बताया गया है। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि आप गए हैं कहीं अपने जानने वाले के यहाँ, मामा फूफी नाना, तो उन्होंने 100 रुपए दिए। आपके 2 भाई बहन हैं, या आप हैं, आपका भाई है, आप हैं, आपकी बहन है, तो 100 रुपए एक को मिलेगी, आधा आधा ले लेना। तो इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय अध्यक्ष यानी कि आपके माता पिता करेंगे कि आपको वो 100 रुपए मिलेंगे कि आपके भाई बहन को। तो ऐसी कंडीशन इस 100 रुपए में ही होती है, 100वें अनुच्छेद में होती है। 108 आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका है संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक की बात करते हैं जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, वो आपका 110 में है। 112 की बात करते हैं तो इसके तहत बजट आता है 112 में, जिसे वार्षिक वित्तीय लेन देन भी जो है वो कहते हैं। और इसमें जो 108 आर्टिकल है, इसमें लोकसभा और राज्य का जो संयुक्त राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, बुलाता इसको कौन है, तो बुलाते तो राष्ट्रपति है, परंतु अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तब आपका राष्ट्रपति नहीं करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये दोनों में अंतर है। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तब कौन करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। और दोनों अगर ना हो तब राज्यसभा का उपसभापति जो है वो कर सकता है। ये प्रावधान है इस 108 वाले में। अगला क्वेश्चन 116 कि लेखा अनुदान जो है वो आपका किससे संबंधित है। कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको बजट में नहीं पेश किया जाता है, तो अलग से बिल के रूप में लाया जाता है संसद में, तो वो 116 में आता है। तो ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल, ये सब रिलेटेड है संसद से। संसद हमारा समाप्त हुआ। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की। आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या सीन है कि 24-24 घंटे जो है एक नंबर की कोर्ट आपके लिए काम करती है। एक नंबर मतलब इससे ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, तो 124 आर्टिकल ऐसे याद रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। 124 से आप जस्ट बढ़ करके देखिए आगे 131 तक कितना आएगा,
तो 7 आगे बढ़ना पड़ेगा। 124 से 131 कितना बढ़ेंगे? 7 बढ़ेंगे। तो जैसे 24-24 घंटे काम कर रही है, ऐसे ही आपका 7-7 दिन भी होते हैं, पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो इसी से 7 दिन आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर देखेंगे किसकी बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का वर्णन इसमें जो है वो किया गया है। तो यहां से सीधे 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब 131 से 37 में देखिए फिर से आपका 6 आगे बढ़े हैं। तो यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। संसद या न्यायपालिका द्वारा ऐसा कोई कानून या निर्णय हो जो कि संविधान के अनुरूप ना हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस विधि या कानून की समीक्षा करता है। पूछा ये जाता है, इतना ही लंबा तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, तो किसमें आता है? न्यायिक पुनरावलोकन में आता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 143 आर्टिकल ये बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह आता है अनुच्छेद 143 में। तो ये जितने भी आपने आर्टिकल देखे सुप्रीम कोर्ट के थे, जो कि हो गए समाप्त। अब बात करते हैं महान्यायवादी या सीएजी की। महान्यायवादी जो है 76 आर्टिकल में प्रधानमंत्री के परामर्श से महान्यायवादी की सबसे पहले तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ऐसे पूछ रहा था, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से होती है। जिसे नियुक्त करता कौन है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री तो केवल परामर्श देता है, सलाह देने का काम अलग है, नियुक्ति करने का काम अलग है। तो हम कह सकते हैं सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है, तो भैया महान्यायवादी देता है। तो जब भी आवश्यकता होती कानूनी सलाह की तो वहां पर महान्यायवादी है। आर्टिकल कौन सा है? 76 आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा 76 आर्टिकल है। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? सर आर वेंकट रमणी जो है ये वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अब बात करते हैं अगले की, और जो ऊपर वाला आपका 76 आर्टिकल है वो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर आपका अलग होता है, वो भी हम बात करेंगे। तो ये महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है कानूनी सलाह के लिए। एक और आर्टिकल है 148 जो कि सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। महान्यायवादी अलग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अलग है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति चुनेगा। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपयोग किए जाने वाले जो धन है उसका लेखा जोखा रखना। तो ये धन संबंधित होता है, नाम में महालेखा परीक्षक, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके इससे संबंधित। अब बात करते हैं राज्य स्तर की। अभी तक जितने भी हमने पॉइंट बात किए, चाहे संसद हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। अब यहां से आप देखेंगे स्टार्ट हो रहा है हमारा राज्यपाल। अब राज्य स्तर वाली सारी चीजें आएंगी। तो इसमें राज्यपाल की बात करें, अनुच्छेद 152 से आपका स्टार्ट है। इसमें राज्यपाल की केवल परिभाषा की बात की गई है। 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की विधि को लेकर के बात की गई है। और जैसे आपने वहां पर देखा था स्टार्टिंग में कि जो राष्ट्रपति उस पर महाभियोग किस पे आता था, 61 में, यहां पर राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है 161 में। ऐसे थोड़ा सा कंपैरिजन करके चीजों को याद करेंगे, याद रहता है। तो ये आर्टिकल हैं कुछ 152 से स्टार्ट होकर 155 तक, और 161 राज्यपाल को क्षमादान। राष्ट्रपति को क्षमादान किस में था? 72 में था, इसमें राज्यपाल को 161 में। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। अब ये मंत्रिपरिषद जो होगा ये राज्यों के संदर्भ में होगा। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की बात की गई है 163 में। राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य की कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद होगा। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की जो मुख्यमंत्री हैं, यहां पर मंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं, अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति से जुड़ी जानकारी यहां पर की गई है। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता। यही चीज मैंने भी स्टार्टिंग में बताई कि जैसे वहां पर आपका महान्यायवादी होता था वैसे राज्यों में महाधिवक्ता होता है, और इसके लिए आर्टिकल है 165। जिस प्रकार केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी काम करता है वैसे ही महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए। ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल किसमें आता है? विधानमंडल आता है 168 में। आप देख रहे हैं सब 152 से स्टार्ट होकर के ही हैं, तो 52, 55, 68 ये सब नियर बाई हैं, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए हमने राज्यों को लेकर के अलग से लिखा है, और एक साथ सारे अनुच्छेद नहीं लिखे हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड उनको एक साथ लिखा है। तो विधानमंडल 168 में। 169 में क्या है? विधान परिषद के गठन को लेकर के बात की गई है। आपको पता है विधान परिषद में, विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है, विधानसभा जो है वो निम्न सदन होता है। तो विधान परिषद की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो टोटल 100 सीटें हैं। तो विधान परिषद उच्च सदन होता है, कार्यकाल इसका 6 वर्ष के लिए होता है, इस चीज को पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं विधानसभा की, तो यहां पर
ये निम्न सदन होता है और उत्तर प्रदेश में सीटें 403 है। 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। ये तो आप बिहार का पेपर देंगे तो आपको फिर पता होनी चाहिए चीजें बिहार की, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसीलिए हमने इसमें नहीं लिखा है। बिहार वाला ये जो स्पेशल वीडियो था, इसको हमने पीडीएफ भी ऑलरेडी भेज दिया, आपने देखा होगा टेलीग्राम पर, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इसमें बताया था कि विधानमंडल यहाँ पर द्विसदनीय है, क्योंकि गिने चुने राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो विधानसभा यहाँ पर सीटें 243 हैं और विधान परिषद में टोटल 75 है। ये वाली जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये हम उसी पीडीएफ से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये इस पीडीएफ में इसीलिए हमने नहीं लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार में के लिए वो और उत्तर प्रदेश के लिए ये। उसके बाद 171 की बात करते हैं, विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। 168, 69, 70, 71 विधानमंडल, विधान परिषद का गठन, विधानसभा की संरचना, फिर विधान परिषद की संरचना। नीचे वाले संरचना, ऊपर गठन और विधानमंडल। अब बात करते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय मतलब जैसे आप देखते हैं केंद्र स्तर पर आपका संसद और लोकसभा राज्यसभा बटा होता है, सेम ऐसे राज्यों में विधानमंडल और विधान परिषद बटा होता है ना। तो ये केवल गिने चुने ही राज्य हैं, उसी की ट्रिक है। तू भी मजा कर, ये ट्रिक का नाम है। तो इसमें जो टी है और यू है, इससे पूरा सा आप तेलंगाना नहीं याद रखेंगे, टी से आप याद रखिएगा तेलंगाना हो जाएगा। ये थोड़ा सा एरो इधर साइड से है, ये इस तरफ से, तो टी से आपका तेलंगाना हो जाएगा, यू से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। भी से तो आपका सीधे सीधे बिहार आपको दिख रहा है, और बिहार का आपको पेपर देना है तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। मजा में एम से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जे से आपका जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कर से कर्नाटक। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, वर्तमान में 6 बचे, जम्मू कश्मीर शायद हट गया है, कहीं कहीं पुरानी बुक्स में दे देता है। वैसे तो आपके 6 ही राज्य देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर 7वें के रूप में देखने को मिला। तो ये वो हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। अब बात करते हैं आगे उच्च न्यायालय की। मैंने बताया ना सुप्रीम कोर्ट वगैरह हम पहले बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं राज्य की। तो अब इसमें उच्च न्यायालय का लेकर के बात करते हैं कि राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट की व्यवस्था है किसमें की गई है, आर्टिकल 214 में की गई है। ध्यान दीजिएगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था, 124 था। तो मैंने इसलिए पिछला याद करने को आपसे कहा, 124 ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। 2 को पीछे कर दीजिए, 1 को आगे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 214 हो जाएगा है। तो एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है, ऐसे थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं कभी। उसके बाद बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन को लेकर के। तो ये 216 में आपकी बात की गई है। 231 में इस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इस अनुच्छेद में बताया गया है 231 में। फिर बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध की। तो 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा बनाए जाने की जो शक्ति है उसका प्रावधान दिया गया है, केंद्र द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको लेकर के। 262 में क्या है, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद है। 263 में क्या है, अंतरराज्यीय परिषद जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री और केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री होते हैं। सीधे सीधे अंतरराज्यीय परिषद आपका पूछ लिया जाता है कौन से आर्टिकल में। 266 में संचित निधि की लेकर के बात की गई, केंद्र के राजस्व को जिसमें रखा जाता है वह किया जाता है। 267 आकस्मिक निधि को लेकर के बात की गई, जो खर्चे अचानक आते हैं उनके लिए। 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है, वित्त आयोग, जरूर एकदम याद रहना चाहिए आपको। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों में किसके द्वारा, और उद्देश्य था इसका वित्त आयोग का केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन होता है ना वो। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये आपका 312 में आती हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसको कहते हैं वो किस में आता है, 315 में आती है। अब बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट, वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का सबसे पहले आर्टिकल पूछा जाता है, तो 324 आर्टिकल है और निर्वाचन कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है इसी अकेले इस निर्वाचन आयोग को दी गई है। एससी एसटी आंग्ल भारतीय की बात करते हैं तो 330 में आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, और लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण है वो 331 में है। इसको लेकर के भी एक संविधान संशोधन की आगे मैं बात करूंगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 332 में है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण 333 में है। सब क्रम से है। अगर आपको इतना भी पता है कि 330, 31, 32, 33 ये सब आरक्षण को लेकर के हैं, तो आपको सब रटने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन में आप छाट लेंगे। सेवाओं या पदों में जो एससी एसटी के लिए आरक्षण मिलता है 335 में है। एससी अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में बात की गई है। एसटी जो है वो 338 ए में बात की गई है, और ओबीसी जो है वो 340 में बात की गई है, या अन्य पिछड़ी जातियां वो 340 में बात की गई है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम राजभाषा को लेकर के। तो राजभाषा हमारा अगला टॉपिक। सबसे पहले
हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का कौन सा आर्टिकल है? 343 आर्टिकल में कहा गया है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाया गया। सीधे सीधे ये पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में? 343 में। पहला राजभाषा आयोग जो है वो कब आया था? तो 1955 में आया था। किसकी अध्यक्षता में? तो उनका नाम था बी.जी. खेर। बी.जी. खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग 1955 में आया था। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, वो है आपात उपबंध। 3 आर्टिकल है, 352, 56, 60। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, जैसे युद्ध हो गया, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन सभी की स्थिति। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, जब किसी राज्य में कोई विफलता देखने को मिलती है वो आपका राष्ट्रपति शासन, 356। और 360 है आपका वित्तीय आपात से संबंधित, देश के किसी राज्य में या संपूर्ण देश में अगर कोई वित्तीय संकट आ जाता है तो वित्तीय आपात है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो कौन से आर्टिकल में आता है? 368। अब समझिए, अभी हम आर्टिकल बात कर रहे हैं, इसलिए संविधान संशोधन को हमने केवल 368 लिख के यहां खत्म किया, परंतु अभी हम आगे वीडियो में सारे जितने भी संविधान संशोधन है वो एक साथ बात करेंगे। ये केवल आपको समझ में आना चाहिए कि संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में? 368 में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति विशेष रूप से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनसे बनती है, वैसे राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद से बनती है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से विधान परिषद का गठन कर सकता है और आवश्यकता नहीं है तो उसको समाप्त भी कर सकता है। विधान परिषद अनिवार्य नहीं होती है। और कार्यपालिका का वास्तविक कौन होता है? तो प्रमुख प्रधानमंत्री। ज्यादातर यही दोनों क्वेश्चन आते हैं, ये कि राज्यपाल की नियुक्ति विशेष रूप से तो राष्ट्रपति, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख तो कौन? प्रधानमंत्री, जबकि नाम मात्र का ही केवल राष्ट्रपति होता है। कुछ और पॉइंट, जैसे किसी मुद्दे पर यदि कोई बिल बहुत समय से रुका हुआ है तो ऐसे में वो निर्णय नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो इस जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी मैंने बताया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन से अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 110 में करता है। 108 में क्या था? धन विधेयक था, ऊपर बता चुके हैं। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। कब से कब तक चलेगा ये वित्त आयोग? 2020 से 2025 तक। वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल? 280 आर्टिकल, ऊपर बता चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री एन.के. सिंह हैं। इनके नेतृत्व में ही 2021 से 22 से 25 से 26 तक की अवधि के लिए ये अपनी जो रिपोर्ट है किसको सौंपते हैं? मैंने बताया राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर बात करते हैं निर्वाचन आयोग का गठन, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की बात करें तो एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 2 और 3 दोनों की शक्तियां संसद को प्राप्त होती हैं, और 3 के अंतर्गत 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ था। अब बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट यहां से, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो अनुच्छेद थे वो तो हम बात कर चुके हैं ऊपर, पर उसके अंतर्गत अब बात करेंगे। सबसे पहले तो ट्रिक कि कौन से मौलिक अधिकार है, क्रम से याद कैसे करेंगे? तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यहां पर देखेंगे तो समस्त का जो सम है उसे समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18। समस्त का जो आधी सौरता है उसे स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22। फिर शोध में जो सो लिखा हुआ है उससे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 और 24। शोध का जो धा लिखा है उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। और उपचार के लिए किए जाते हैं उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इससे आपको याद हो जाएगा कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं। अब इनके बारे में पूछा जाता है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। समानता का अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। क्या होता है लोक नियोजन? राज्य के अधीन किसी भी पद नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये लोक नियोजन के विषय में समानता की बात करता है। 17 में छुआछूत या अपरिशुद्धता इसी को कहते हैं, इसका अंत किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। सेना या विधा संबंधी सम्मान के लिए इसको छोड़ करके कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये हो गया 14 से 18 समानता या समता का अधिकार। अब दूसरा हमारा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से स्टार्ट होता है। 19 में मूल संविधान में अगर बात करें तो 7 तरीके की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और यहां पर लिस्ट दी गई है। कौन कौन सी है? एक बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण हथियार जो है बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, अपवाद है जम्मू कश्मीर। संपत्ति का अधिकार है, यही बात की गई कि पहले 7 तरह की स्वतंत्रता थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है।
कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। और एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है। तो बोलने की जो स्वतंत्रता देख रहे हैं ना 19A के अंतर्गत, इसी में ही आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो पूछा बहुत ज्यादा है प्रेस की स्वतंत्रता, इसलिए अलग से हमने हाईलाइट करके लिख दिया है। 19 के बाद आता है अनुच्छेद 20। इसकी अगर बात करें तो दोष सिद्धि के संदर्भ में आरक्षण को लेकर बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए आप एक बार ही केवल सजा दे सकते हैं। अगर अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलती है, ना कि अगर कोई पहले या बाद में कानून बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ये सब अनुच्छेद 20 में आता है। इसी को कहते हैं दोष सिद्धि के संदर्भ में आरक्षण। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते आप, अनुच्छेद 21 में है। 21 काम में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2022 के द्वारा। ये बहुत पूछा जाता है कि किससे जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2022 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में आपका संरक्षण। मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से आपने हिरासत में ले लिया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी वो स्वतंत्रता है? एक तो हिरासत में लेने का आप सबसे पहले तो कारण बताइए, दूसरा 24 घंटे के अंदर उसे आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, और तीसरा होता है अपना मन पसंद का वो वकील चुन सकता है। तो ये अनुच्छेद 22 में सारी चीजें आती हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके पास फिर क्या क्या अधिकार रह जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 जो होता है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। जैसे अंगों का व्यापार नहीं होता है उसको लेकर के। 24 क्या होता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने में खाने इन जोखिम भरे काम आप नहीं करवा सकते हैं, वो आपका यहाँ पर 24 में आता है। ट्रिक बता चुके हैं कि 24 घंटे अगर किसी बच्चे से काम करा रहे हैं तो फैक्ट्री वगैरह में होता है ना, तो उससे आप जोड़कर इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 आता है। तो 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। जो धर्म आप चाहे मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो 25 में आता है। 16 में है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, कि आप अपने धर्म की स्थापना के लिए संस्थाओं की स्थापना करना हो वो सब आप कर सकते हैं। 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण जो है उसमें व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अगर वो राज्य सरकार के द्वारा पोषित है। तो ये आपका यहाँ पर 28 में कहा गया है। 29 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबसे पहले ये समझिए आता किसमें है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आता है। 29 की अगर बात करते हैं तो 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में अधिकार। मैंने बताया कि अल्पसंख्यक अपना हित मांगते हैं तो क्या कहते हैं, हमको भी अधिकार दो ना, 2 से 2 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा, तो दो ना ऐसे करके 29 याद रखिएगा। इसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से आप नहीं रोक सकते। 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है। ये आपका 30 में आता है। तो दोनों इसी से संबंधित हैं। एक में हितों की बात की गई है, एक में शिक्षा संस्थानों की बात की गई है। उसके बाद बात होती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 आपका इसके अंतर्गत आता है, और इसमें क्या है, 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। अब ये 5 प्रकार की रिट क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को आपको एक निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करना होता है। परमादेश होता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है। प्रतिषेध लेख क्या होता है? यह होता है जब आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा न्याय निम्न जो न्यायालय है या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण होता है उनको जारी करते हुए आदेश दिया जाता है, अपने से नीचे जो भी न्यायालय। उत्प्रेषण क्या होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास जितने भी पेंडिंग में मुकदमे हैं, लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, ये उत्प्रेषण होता है। और 5वां होता है अधिकार प्रक्षालेख, कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता। तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं अनुच्छेद 32 में। अब अगला हमारा पॉइंट है संविधान में संशोधन। मैंने कहा था कि संशोधन को हम अलग से पढ़ेंगे, तो बात करते हैं संशोधन की। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368
की बात करते हैं, ये हम बता चुके हैं, इस आर्टिकल में आता है। भाग कौन सा है? भाग 20 है। संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो दी गई है। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो जनवरी 2023 तक टोटल 105 संशोधन जो है आपके हो चुके हैं। याद रखिएगा कि टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक? 105 संशोधन। सातवें संशोधन यानी कि निम्न क्रम से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हुए जाएंगे, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं की बात करेंगे। तो सातवां संशोधन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। कौन से संशोधन से? सातवां संशोधन अधिनियम। कौन सा सन? 1956। और किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम से। अगला है 38वां संशोधन अधिनियम 1975। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इस संशोधन से जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे संविधान संशोधन में, और 44वां भी इंपॉर्टेंट है, 42 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से वो शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ऐसे ये 5 विषय हैं जिनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है। और यही वो 5 विषय हैं जिनको बार बार पूछा जाता है कि राज्य सूची में आते हैं, कि केंद्र सूची में आते हैं, कि समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये पांचों के पांचों आपको एकदम रटे होने चाहिए, जो कि पहले राज्य सूची में आते थे, अब समवर्ती सूची में इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। अब ये जो 5 विषय आप देख रहे हैं, इनको लेकर के हम बात पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, कि कौन से भाग में यानी कि कौन से अनुसूची में आता है, किसमें कितने विषय पहले थे, बाद में कितने हुए, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट 5 विषय दिखा दिए। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग 4A की बात करें तो इसके तहत नागरिकों के लिए मौलिक अधिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का निर्धारित किए गए। तो ये भी किससे जुड़े हैं? इसी 42वें संविधान संशोधन से जुड़े हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में एक तो ये शब्द जुड़े, वो इंपॉर्टेंट, ये 5 विषय आए, ये इंपॉर्टेंट, और मौलिक कर्तव्य जुड़े जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 4A के तहत 51 का निर्धारित किया गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और बता दिया गया है अब एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार। अनुच्छेद 300 का जो है अब इसमें इसको शामिल कर दिया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को अब किसमें रखा गया है? 300 का में रखा गया है। आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति के जो शब्द है, इसको क्या सशस्त्र विद्रोह जो है इससे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पहले ये आंतरिक अशांति हुआ करता था, अब सशस्त्र विद्रोह हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि एक बार में कितने माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती? 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये सब इसी में है 44वें संविधान संशोधन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संपत्ति का अधिकार। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं दा से दल बदल, दा से 10वीं अनुसूची करके। तो दल बदल के खिलाफ कानून बना करके संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान की उम्र है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है। कई एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, बहुत बार जो है ये पूछा जाता है। फिर है 69वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? इसमें 1991 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जो है वो बनाया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 69 से 1991। 73वां संविधान संशोधन, ये हम संविधान संशोधन जो है, जब हमने ऊपर अभी अनुसूची की बात की वहां ऑलरेडी बात कर लिया है, पर ये हम एक साथ संविधान संशोधन बात कर रहे हैं, इसलिए दोबारा से दिखा रहे हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। मैंने बताया था ना कि एक और एक 11वीं अनुसूची लोग मिलकर पंचायत करते हैं, और भाग कौन सा है? भाग 9 है। 74वां संविधान संशोधन 1992, इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और इस संविधान में भाग 9 में का और जोड़ दिया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये आपका हो जाएंगे दोनों संशोधन। 86वां संविधान संशोधन की बात करते हैं 2002। इसमें 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है आपका शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है। 101वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 2017 में जीएसटी आया था, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 101 रुपया सगुन चढ़ाया जाता है ना, तो जीएसटी आप दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ये आपका है 102वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2019 में, जहां पर ईडब्ल्यूएस आप जनरल कैटेगरी में देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की बात जो है वो की गई है। तो ये आपका एकदम रटा होना चाहिए। अगला 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में यही चीज मैंने कहा था, हम आगे बात करेंगे, एंग्लो जो इंडियन समुदाय है इसके लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसके प्रावधान को अब हटा दिया गया है। तो लोकसभा में हटा है और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में हटा है, क्योंकि सेम निम्न सदन दोनों में, इधर वो राज्यों में है, इधर वो केंद्र में है। लोकसभा राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को भी 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया है, सीटों की समाप्ति की समय सीमा। और 105वां संविधान संशोधन, ये सबसे लेटेस्ट वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। संसद द्वारा 11 अगस्त को इसे 127वें संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, है 105वां संविधान संशोधन, परंतु पारित जो हुआ था तो 127वें संविधान संशोधन के रूप में हुआ था और फिर से संख्या अंकित करने के बाद ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा। प्रावधान इसमें क्या है? संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सूची को अधिसूचित कर सकता है और ये केंद्र सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। तो ये प्रावधान इसमें जो है वो किया गया है। अब बात करते हैं योजना आयोग की। हमारा जो आर्टिकल जितने भी संविधान संशोधन थे वो समाप्त हो गए। अब यहां से कुछ और पॉइंट टू पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला हमारा योजना आयोग। एक ऐसी संस्था थी जिसने भारत में एक पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, आपको पता है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी आपको पता है। केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। परंतु इसके बाद आ गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें क्या हुआ? योजना आयोग के स्थान पर आ गया और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री ही इस नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो होते हैं। तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जो नीति आयोग है वो इसी आपका योजना आयोग जो है इसके स्थान पर आया है। बस इतना पता होना चाहिए। अब अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी बात करते हैं। तो भारत में विकास के मामलों में अगर निर्णय लेना, उन पर विचार विमर्श करना है, उसके लिए जो निकाय है स्थापना की गई थी योजना आयोग की। योजना आयोग की नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद की। योजना आयोग द्वारा बनाई गई जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के समर्थन में उसको और थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, उसके लिए इसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री करते हैं इसकी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की। और इसी के सपोर्ट में ही राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। किसके सपोर्ट में? योजना आयोग के सपोर्ट में। इसकी स्थापना सबसे ज्यादा पूछी जाती है 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। कुछ संसदीय समितियों की बात करते हैं तो 3 प्रकार की इसमें श्रेणियां आती हैं। संसदीय समिति में वित्तीय समितियां जो होती है ना, उस वित्तीय समितियों में 3 श्रेणियां आती हैं। एक आपकी सबसे पहले लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो सरकार की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसकी जांच करती है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखे गए जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी रिपोर्ट की जांच भी करती है। कुल सदस्य संख्या आपको जरूर पता होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या 22 होती है लोक लेखा समिति में। प्राक्कलन समिति क्या करती है? ये बजट में सरकार द्वारा जो प्रस्तावित व्यय होते हैं उनके अनुमानों की जांच करती है बजट की। तो इसमें कुल सदस्य संख्या 30 होती है। लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। ये सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है और इसमें कुल सदस्य संख्या आपकी 15 होती है। तो ये तीनों के तीनों सदस्य 22, 30, 15 और काम क्या है? एक एक लाइन में लिखा है, कम से कम शब्दों में कोशिश ये हमने की है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, और जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा समाप्त। जो भी वीडियो में अगर बाद में जुड़े, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्हों की। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज भारत का क्षैतिज एक तिरंगा जिसका डिजाइन
पहिए जैसा है। इसके सेंटर में आप देखते हैं अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के अबेकस पे ये दिखाई देता है। इसमें अगर बात करते हैं तीलियां तो 24 तीलियां हैं। और अगर बात करते हैं राष्ट्रध्वज का डिजाइन, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 तारीख ऊपर हमने बताई थी, अगर आपको याद होगा। भारत के फिर राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो जनगण मन है भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, बंगाली भाषा में लिखा गया है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। पहली बार इसको कब गाया गया था तो पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक वाइज पढ़ाया था। राष्ट्रगान के बजने में कितना समय लगता है तो 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम आपका गीत है। और पहला राजनीतिक अवसर जब इसे गाया गया था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन। ये गाना जो है बंकिम चंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से 1882 में जो है उसका हिस्सा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत हो गया। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। राज्य प्रतीक चिन्ह की अगर बात करते हैं तो चिन्ह अशोक का सारनाथ सिंह है, राजनीति राजधानी का एक रूपांतरण भी है। और यहाँ पर आपका राज्य प्रतीक लिखा है, इसको आप राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में समझिएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, ये जो है आप राष्ट्र समझिएगा, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के रूप में। इसकी बात करते हैं तो ये प्रतीक चिन्ह अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी का एक रूपांतर है। मूल में 4 शेर हैं जो पीछे की ओर खड़े हैं। आप देखते हैं ना, ये 4 शेर हैं, इधर है एक, सामने इधर है एक, पीछे की ओर है। एक भित्ति चित्र के साथ एक अबेकस पर चढ़े हुए हैं, ये देखिए इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। इस अबेकस में देखेंगे तो एक हाथी है, एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बैल है और एक शेर की मूर्ति है। अभी कोई पेपर हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो नहीं आता है इस अबेकस में या अशोक चिन्ह में। तो ये ध्यान रखिएगा, हाथी आता है, सर पर दौड़ता घोड़ा आता है, बैल आता है और शेर की मूर्तियां हैं। घंटी के आकार के कमल के बीच के पहियों से अलग हुए हैं, ये देख रहे हैं बीच में पहिए लगे हुए हैं। पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के एक ही खंड से निर्मित राजधानी को कानून के पहिए या धर्म चक्र द्वारा ताज पहनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, तो भारतीय मोर है, पावो क्रिस्टेटस इसका नाम वैज्ञानिक है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रस एक धारीदार जानवर है, इसमें गहरे रंग की धारियों वाला फर का गाढ़ा पीला कोट होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस आपके लिए जो प्रश्न है वो है कि आपको आर्टिकल हम पूछ रहे हैं और वो आर्टिकल है वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, ये अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन की मुझे नहीं लगता जरूरत है कि हमने इतना रट लिया है, तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। लाइव टाइमिंग आपकी एक 12 बजे की है और एक अभी के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ, और एक आपकी शाम के 5 बजे की रखी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।